दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसने अंदाज और साथ साथ जैसी बड़ी बड़ी टीवी सीरियल्स की कहानियां और डायलॉग्स तो लिखे ही थे, उसी के साथ साथ उस इंसान ने बड़ी बड़ी फिल्मों की कहानियां और डायलॉग्स भी लिखे थे। लेकिन अचानक एक दिन वो इंसान इन यकसानियत भरे कामों से ऊब जाता है। फिर उसके अंदर जागा, उसके अंदर छुपा हुआ एक ड्रामा निगार, एक ड्रामा आर्टिस्ट, थिएटर से मोहब्बत करने वाला एक दीवाना। फिर थिएटर के उस दीवाने ने थिएटर की दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि थिएटर की दुनिया हैरान रह गई। आज हम आपको थिएटर के एक ऐसे ही दीवाने इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसे थिएटर और ड्रामों की दुनिया के लोग मुजीब खान साहब के नाम से जानते हैं। तो आइए आज मिलते हैं मुजीब खान साहब से और जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, खुद उनकी ज़बानी। मुजीब खान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और मेरी बड़ी काफ़ी दिन, जब से मेरा शो शुरू हुआ है, मेरी तमन्ना थी कि मुजीब सर को एक बार मैं ज़रूर अपने शो में बुलाऊंगा, ताकि मुझे वो दिन भी याद आ जाएंगे जब आप फर्स्ट टाइम मालेगांव एज ए जज आए थे हमारे ड्रामा कंपटीशन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और सर, हम शुरू करेंगे आपके बचपन के दिनों से कि आपके बचपन के हालात क्या थे और पढ़ाई वगैरह तालीम कहाँ तक हासिल की आपने। देखिए, मैं बेसिकली मुंबई का हूँ जी। मैं यहीं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब और हमारा जो पूरा ख़ानदान है, ये 100 साल की हमारी हिस्ट्री है। ओके। अब मुंबई में रहते हैं। बचपन बहुत अर्ली एज में वालिद साहब का इंतकाल हो गया। एंड आपको पता है कि जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो क्या हालात होते हैं। बेशक बेशक। उन हालात को फेस किया। मेरी वालिदा बहुत ही मजबूत औरत थी और उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से हमारी परवरिश की। हालांकि मेरी वालिदा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने हम लोगों को तालीम की अहमियत बताई और जोर दिया कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं। तो उनकी मोहब्बत, शफकत, उनका इरादा, उनका हौसला, उनकी क़ुव्वत, उसने हम लोगों को ताकत बख्शी और हमने जो है वो अच्छी तालीम हासिल की। हमने साबु सिद्दीक़ स्कूल से जी। मैंने 10th किया और ख्वाहिश थी कि मतलब ये कि फैमिली की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। ओके। लेकिन मेरा तो दिल कहीं और लगता था। अच्छा, जैसे कहाँ लगता था? साबु सिद्दीक़ का जो माहौल था ना, वो कादर खान का दौर था वो। जी। और कादर साहब के प्लेज हम बचपन से देखते हैं। जब मैं 4-5 साल का था तब से मैं उनके ड्रामे देख रहा हूँ। मेरे बड़े भाई कादर खान के साथ काम करते थे, उनके प्लेज में काम करते थे। तो वो ड्रामा देखने का जो शऊर बचपन में ही बेदार हो गया था। ओके। अच्छा। तो 4-5 साल की उम्र से ड्रामे देख रहे हैं और कादर खान के प्लेस देख रहे थे। उस जमाने में साबु सिद्दीक़ का एनुअल डे बहुत बड़ा हुआ करता था। लोग उसका वेट करते थे। कादर खान के 2-3 ड्रामे होते थे और बड़ी भीड़ लगती थी। मतलब लोग, गेट क्रैश हो जाता था, इतनी भीड़ होती थी। और हम लोगों ने मतलब ये कि बचपन से देखा कादर खान को। फिर जब मैं 8-9 साल का हुआ तो मुझे लगा कि यार मुझे भी ड्रामा करना चाहिए। अच्छा। क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आए, ड्रामा कैसे लिखा जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो कादर खान के ड्रामे कुछ चोरी कर लिए। अच्छा। वो सीन चोरी किया, ये सीन चोरी किया और अपने क्लास के बच्चों को, ओके, तू ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। और अपने तौर पर जब मैं 3rd में था या 3rd या 4th में था, तब पता नहीं, हमने ड्रामा करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, अपने क्लासरूम में ड्रामा करते जम के, और ये मतलब बहुत जमा के और डायलॉग याद करके। अच्छा। और बहुत शिद्दत के साथ, ओके। पैशन के साथ करते। फिर 7वीं में गए, 8वीं में गए। 8वीं में ये हुआ कि मुझे एक प्ले करना था प्रोफेशनल। अच्छा। अब कहाँ करूं, तो हमारे यहाँ बिरला क्रीड़ा केंद्र था जी। चौपाटी पर। जी। वहां हमने एक ड्रामा प्लान किया जब मैं 8th या 9th में था। और जो मेरे एक्टर्स थे वो मुझसे दुगनी उम्र के थे। उस वक्त आपकी एज क्या रही? मेरी उम्र होगी, मेरा ख्याल है 12-13, बस 13-14 साल होगी, जो भी। और मेरे एक्टर जो थे वो मुझसे, वो कोई 35 साल का था, कोई 38 साल का था। ओहो। खैर, ड्रामा चूंकि क्या होता है ना कि आपकी शिद्दत, आपका किसी चीज के लिए
दीवानावार काम करना या सोचना, वो आपके लिए रास्ता पैदा करता है, Definitely, पैदा करता है। बिल्कुल। हमने अच्छा, फिर उस जमाने में मेकअप कैसे करें, मेकअप मैन कोई पहचान का नहीं, और मेकअप कैसे करें। तो मुझे याद है कि मैं एक सलून में गया और वहां से कुछ बाल उठाया मैंने, अच्छा। और वो बाल को मैंने पतले कपड़े पर अपने हाथों से सिला, ओह, अच्छा। ऐसे सेट किया, दाढ़ी सेट की, और अब उसको चिपकाया कैसे जाए। अब हमारे पास तो वो गम था जो हम अब पेपर में चिपकाया हाँ, करते थे। हाँ, ये स्प्रिट गम होता है। जी, जी, जी। ये समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया कि वो गम पे चिपकाया और दाढ़ी गिर जाती थी। तो फिर ख्याल आया कि यार क्या करें, तो दाढ़ी के इस तरफ एक डोर बांधी, इधर डोर बांधी और पीछे डोर बांधी, अच्छा, तो अब एक दाढ़ी तो बन गई, बन गया, एटलीस्ट कुछ तो हो गया। कुछ तो हो गया। ऐसे शुरुआत की। फिर चूंकि हम साबु सिद्दीक के स्टूडेंट थे, जी, जी, जी। टेक्निकल एजुकेशन साबु सिद्दीक में 8 जमात से थी। हमने कारपेंट्री सीखी, हमने लेथ मशीन चलाई, हमने फाउंड्री, हमने बहुत सारे, तो हम लोगों को पता था रंदा कैसे मारना चाहिए, लकड़ी पे रंदा कैसे मारना चाहिए। तो मैं शायद 10th में था और हमने यहाँ पर रानी बाग में एक ओपन एयर थिएटर था, ओके, ओके। उसका किराया था 30 रुपए या 40 रुपए। हमने सोचा कि यार वहां पे एक ड्रामा करना चाहिए, और वो ड्रामा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अच्छा, वो ड्रामा कादर खान ने किया था, उसकी स्क्रिप्ट कहीं से हमको मिल गई और हमने पूरा प्लान किया। उसमें पूरा जो सेट था वो जेल का था। अच्छा। अब हम साबु सिद्दीक के, हमने लकड़ियां यहाँ वहां से उठाई, उनको रंदा मारा, फ्रेम तैयार किया। चोर बाजार में 5 रुपए की साड़ी मिलती थी, अच्छा। हमने कॉटन की साड़ी खरीदी 5-5 रुपए की, 4-5 साड़ी खरीदी। उन साड़ियों को उस फ्रेम पर ठोका, न्यूज़पेपर चिपकाए और अपने हाथ से पेंट किया, क्या बात। पूरा पेंट किया, तैयार, एक सेट तैयार हो गया। अब ये सेट कमाटीपुरे से रानीबाग कैसे जाएगा, वो एक वो मसला एक था। अलग दिक्कत, हाँ। तो हमने किसी हाथ गाड़ी वाले की हाथ गाड़ी ली, उस पर सेट लादा और कंधे पे खींचते हुए हम ले गए रानीबाग। कमाटीपुरा कहाँ, रानीबाग कहाँ, आप सिर्फ सोचें, तस्वुर भी नहीं किया। तस्वुर नहीं कर सकते हैं। बेशक। और हम खींचते, हम 8-10 लड़के धक्का मार के लेके जा रहे थे, और वहां पहुंच के हमने सेट लगा। ओपन एयर थिएटर था। अब वो थिएटर में वो सेट खड़ा कैसे रहेगा, वो एक कैसे उसको ठोकेंगे। और ये परेशानी, हमने सेट बांध तो दिया, लेकिन हवा ऐसे आती थी और सेट गिरता था। हवा यूं आ रही है, सेट पीछे जा रहा है। तो हमने 3-4 लड़कों से कहा तुम सेट पकड़े रहो, ओहो, अच्छा। आगे ड्रामा हो रहा है, पीछे हमने सेट पकड़ा हुआ है। और इत्तफाक है कि कादर साहब को किसी ने बोल दिया, वो आ गए। और ओपन एयर थिएटर, कादर खान सामने खड़े, हम यहां परफॉर्म कर रहे हैं। उनको देखते ही हर एक्टर डायलॉग भूल गया, ये भूल गया, वो भूल गया। और जो पीछे 4 थे, उनको पता चल गया कादर खान आ गए हैं, वो छोड़ वो के- चारों भाग गए, सेट गिर गया। अरे बाप रे। बाप रे बाप। अगले दिन कादर खान ने हमारी क्लास ली, बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा, और कहा कि तुम लोग कुछ भी करोगे मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे। हम लोग तो पागल थे, हम कहाँ कादर खान से पूछते। वो सिलसिला जारी रहा और करते रहे प्ले। फिर महाराष्ट्र कॉलेज आ गए। महाराष्ट्र कॉलेज का माहौल बहुत अलग था। मरहूम मुंशी साहब हमारे प्रिंसिपल थे। जी, जी। किस चीज की जरूरत है, मुंशी साहब ने हाजिर कर दिया। सर 200 रुपए चाहिए, सर सेट लगाना है, सर ये करना, एवरीथिंग मुंशी साहब ने हमको अवेलेबल करवाई। क्या बात। मतलब मुंशी साहब ने बहुत सपोर्ट किया। अगर मुंशी साहब मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं शायद इतना काम नहीं कर पाता। अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उनकी रूह को सुकून दे। बहुत 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 जेंटलमैन मेरी जिंदगी में। आप अगर उस्तादों की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको कभी कभी नहीं भूलते। बेशक। मुझे याद है 12th मैंने पास किया और मैं FIBA का एडमिशन लेने गया सर के पास। तब EBC फॉर्म था, EBC। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने साइन कर दिया और बोला कि 20 रुपए भर दो। अच्छा।
₹20 काउंटर पे भर दो, तुम्हारा एडमिशन हो गया साल भर का। साल भर का एडमिशन ₹20। मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला नहीं, मैं खड़ा रहा। तो सर ने पूछा कि तुम जाओ भर दो 20। मैंने सर मुझे मेरे पास ₹20 नहीं है। मुंशी साहब ने जेब से ₹20 निकाले, मुझे दिया, बोले जाओ भर दो। क्या बात है। मैंने पैसे भरे। मुंशी साहब बहुत बीमार थे, शदीद बीमार थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे देखकर मुस्कुराए वो। मैंने कहा कि सर आपको याद है आपने मुझे ₹20 दिए थे FYPA के लिए? अगर आपने ₹20 नहीं दिए होते तो मैं MA नहीं कर पाता सर। मैंने MA महाराष्ट्र कॉलेज से किया क्योंकि वो ₹20 आपने दिए थे। बोले मुझे याद ही नहीं है। अरे सर आपको कैसे याद रहेगा, आपने मुझ जैसे हजारों बच्चों को आपने पैसे दिए होंगे। बेशक फिर मैंने प्रेमचंद की एक लाइन कोट की। मेरा प्रेमचंद की कहानी है प्रेरणा। उसमें जब शागिर्द गुरु से मिलता है और गुरु उसको पहचान नहीं पाता तो शागिर्द कहता है कि सर उस्ताद अपने शागिर्द को भूल जाता है लेकिन शागिर्द अपने उस्ताद को कभी नहीं भूलता। कभी नहीं भूलता। बेशक बेशक। मैंने सर ये लाइन प्रेमचंद ने लिखी है। प्रेमचंद भी उस्ताद थे, वो भी टीचर थे। उन्होंने पता नहीं कितने बच्चों को अब फैज़ पहुंचाया होगा, पता नहीं, वो खुद जानते नहीं होंगे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपके जहन में कहीं नक्श हो जाती हैं और आप उनसे लाख चाहें कि वो जहन से निकल जाए, नहीं निकलती। तो सर फिर ये करते करते ड्रामे वगैरह कॉलेज के बाद ये फिल्मों की तरफ फिर रुझान कैसे मैं आया? एक और छोटी सी बात कोट करूंगा। मैं महाराष्ट्र कॉलेज में ही था और उर्दू एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन था। आप जानते हैं उस जमाने जी जी जी। सिडनी कॉलेज में ड्रामा कंपटीशन था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ड्रामे की जर्नी में मैं एक और नाम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे उस कंपटीशन में जज थी इसमें चौथाई। ओके। मैं ड्रामा करा था लाचारे माई। वो ड्रामा चौथे या 5वें नंबर पे था। आपा जज थी और उन्होंने मेरा ड्रामा देखा और ड्रामा खत्म होने के बाद बैक स्टेज पे आई और वो बड़ी बोल्ड और वाइल्ड औरत थी। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही बिल्कुल। मुजीब खान कौन है, कौन है मुजीब खान? ऐसा मैं डर गया। मैं 12th में या FIBA में था, मैं डर गया। मैंने आपा मैं हूं तो मुजीब खान है? नहीं, ये बता डायरेक्टर कौन है, तू बता डायरेक्टर कौन है, तू बता। वो मेरे एक्टर से पूछ रही थी और सब कह रहे थे कि हमारा डायरेक्टर यही है। अच्छा। यही हमारे डायरेक्टर है। बट आपा को यकीन नहीं हो रहा था। फिर आपा मेरे करीब आई, उन्होंने मेरे गालों को ऐसे हाथ लगाया, कहा मेरे बच्चे तूने क्या ड्रामा लिखा है? क्या? तेरा ड्रामा देखकर मेरी रूह कांप गई है। क्या बात है, क्या बात है। आज का नौजवान ऐसे ड्रामे लिखता है। और मुझसे कहा कि बेटा तू जब भी कोई ड्रामा लिखे मुझे बुला के बता, मुझे सुना और मैं उसमें करेक्शन करूंगी। क्या बात है। ये मेरी खुशकिस्मती है बेशक बेशक कि मैं 7-8 साल तक आपा को अपने ड्रामे सुनाता रहा और आपा मेरे ड्रामों को करेक्ट करती रही। वाह। तो राइटिंग में थोड़ा सा जो मतलब राइटिंग कैसे शुरू की है भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी जी। मैंने राइटिंग कैसे शुरू की? जब मैंने ड्रामे शुरू किए, मैं 14-15 साल का था। अब मैं जिसके पास जाता कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तुम क्या ड्रामा करोगे? तो अभी तो मूछें भी नहीं आई हैं, दाढ़ी भी नहीं आई है, मैच्योरिटी चेहरे पे नहीं थी। लोगों ने मुझे ड्रामा देना बंद कर दिया, नहीं दिया ही नहीं किसी ने। मराठी राइटर भी देते नहीं थे मुझे। अच्छा। तो मैंने क्या किया, एक मराठी राइटर थे वामन तावड़े, अच्छा। उनका ड्रामा था भातू गलीच्या खेलामध्ये। मैंने उस ड्रामे को उर्दू में ट्रांसलेट किया। अच्छा। और वामन तावड़े को मैंने अपने प्ले में बुलाया। वामन तावड़े आए और उन्होंने उस ड्रामे को देखा। यह अगेन एक कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने ड्रामे को देखा, मुझसे कहा कि यार तूने मेरे प्ले को क्या से क्या बना दिया। तू एक काम कर, तू मेरे को इसकी स्क्रिप्ट दे, मैं इसको मराठी में करूंगा। अच्छा। ओरिजिनल मराठी प्ले मैंने उसको उर्दू में किया। अब वो उर्दू स्क्रिप्ट उससे मांगता है कि वो मराठी में करेगा। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बेशक कि बेशक। आप ऐसे अडेप्ट कीजिए कि वो चीज ओरिजिनल भाषा की लगे। प्रेमचंद ने कम से कम 12 से 15 कहानियां दूसरी जबानों की अडेप्ट की हैं। उन कहानियों को आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये ओरिजिनल कहानी प्रेमचंद की है। अच्छा। इतना खूबसूरत अडेप्टेशन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं
आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज में परफेक्ट काम कीजिए। अभी मैंने 2024 में 31 जुलाई प्रेमचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर मैंने 22 प्रेमचंद की कहानियां 22 जबानों में एक ही स्टेज पर पेश की हैं। 22 लैंग्वेजेस में? 22 ड्रामे। क्या बात है! 22 ड्रामे इन 22 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। मैंने कश्मीरी भाषा में भी ड्रामा किया, बोडो जो आसाम के बॉर्डर की जबान है, बोडो, मैंने उसमें भी ड्रामा किया, मैंने मणिपुरी में ड्रामा किया। माशाल्लाह, क्या बात है! मतलब मैंने मलयालम में ड्रामा किया। और मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ 3 जबानें आती हैं। फिर वो ट्रांसलेट किया कैसे? मैंने वही मैं कह रहा हूं, फिर हमने एक्सपर्ट्स के जरिए उसका ट्रांसलेशन करवाया और एक्सपर्ट्स को बिठाया कि आप रिहर्सल देखिए हमारी एक बार। अगर और जो एक्टर्स को हमने ट्रेंड किया, उसमें एक एक्टर ऐसा था जो 11 भाषाओं में उसने काम किया और वो एक्टर बिहार का था। बिहारी लड़का, वो तमिल बोल रहा है और तमिल फ्लुएंटली बोल रहा है। आए है। मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान की हर जबान हर किसी को जानना चाहिए। मैं ये कहूँ दावे के साथ कि तमिल मेरी भाषा है, तेलुगु मेरी भाषा है, असमिया मेरी भाषा है, बोडो मेरी भाषा है, बंगाली मेरी भाषा है। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। बेशक। जब तक आप भाषाओं को जोड़ेंगे नहीं, भाषाओं के ये फर्क खत्म नहीं करेंगे, तब तक वो अपनेपन की बात नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। और हमने अपने मंच से अपनेपन का पैगाम दिया है। बहुत बड़ी बात है। मराठी अखबारों ने, इंग्लिश अखबारों ने बहुत तारीफ की इसकी, बहुत तारीफ की इसकी। हमने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने ये भेजा है। अच्छा। कि दुनिया में शेक्सपियर के ड्रामे अगर वो रूस में हो रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज में हो रहे हैं, बट रशियन में हो रहे हैं, वो चाइना में हो रहे हैं, वो जापान में हो रहे हैं, वो दुनिया के और मुल्कों में हो रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर भाषा में हो रहे हैं और एक ही वक्त में हो रहा है। आपने कर लिया रशियन में, लेकिन आपने जापानीज नहीं किया, आपने चाइनीज नहीं किया, आपने अदर भाषाओं के साथ काम नहीं किया। हमने एक स्टेज पर एक वक्त में एक टाइम फ्रेम में 22 भाषाओं में 22 ड्रामे किए। क्या बात है! ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये वाकई, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गनीज बुक में आना ही चाहिए। तो ये कोशिश उसके लिए थी। बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं ड्रामे कर रहा था, तो हमारे एक दोस्त थे, वो उनको किसी ने कहा कि यार ये एक फिल्म है, इसके लिए कोई डायलॉग राइटर चाहिए। ओके। तो उस जमाने में तो मोबाइल फोन का इतना रिवाज नहीं था, तो वो पृथ्वी थिएटर गए और उन्होंने बाआवाज से बुलंद कहा, यहां कोई है जो मुजीब खान को जानता है? पृथ्वी कैंटीन के अंदर कहा। अच्छा, आप वहीं थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। कैंटीन में कोई एक शख्स था, उसने कहा कि भाई मैं जानता हूं। अच्छा। और कोई नंबर है? तो मेरे पास लैंडलाइन नंबर था मेरा। ओके। उसने कहा ये नंबर है, उससे बात। उन्होंने मुझको फोन किया और कहा कि भाई ऐसी सी बात है, हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं और आप चूंकि बहुत मुस्तकिल प्लेस कर रहे हैं, रेगुलर ड्रामे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई राइटर ऐसा हो जो नए कॉन्सेप्ट के साथ आए, रूटीन डायलॉग्स ना हो। तो खैर मेरी यहां से एंट्री हुई। तो वो कौन सी फिल्म थी, उसके बारे में? वो फिल्म इत्तेफाक से बनी तो, लेकिन लगी नहीं। ओके, रिलीज नहीं हो पाई। रिलीज नहीं। ओके। फिर ये हुआ कि हिमेश रेशमिया आज जी। उस जमाने में उनका एक मल्टी स्टार का सीरियल था अंदाज, जिसमें राजेंद्र कुमार, प्रेम चोपड़ा, पूनम ढिलोन, पूरी दुनिया जहां के एक्टर थे, फिल्मी एक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी सी बात है, क्या आप मेरे लिए एक सीरियल लिखेंगे? और मैंने हिमेश रेशमिया को ज्वाइन किया। ओके। और मैंने 250 एपिसोड अंदाज के लिखे। हाँ, अंदाज वो काफी मशहूर सीरियल था उस वक्त। फिर मैंने चांदनी सीरियल लिखा, उसके बाद साथ साथ लिखा। मैं वो 1990 टू 2002 मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन करता रहा। मैंने एक वक्त में 5 एपिसोड मेरे टेलीकास्ट हुए। अच्छा। मैं सोनी पर लिख रहा था कॉमेडी सीरियल माल है तो ताल है। मैं सहारा पे लिख रहा था दामन, बहुत ही अपना फैमिली ड्रामा था। मैं एनईपीसी एक चैनल था, मैं उसके लिए काम कर रहा था। मैं जी के लिए काम कर रहा था। ऐसे एक ही हफ्ते में
5 मुख्तलिफ जॉनर पे काम कर रहा था। क्या बात। कहीं हॉरर लिख रहा था, कहीं कॉमेडी लिख रहा था, कहीं फैमिली ड्रामा लिख रहा था, कहीं फिल्म बेस्ड प्रोग्राम लिख रहा था, अलग अलग काम का। बहुत मतलब ये कि बहुत मसरूफ रहा वो। 12 साल में बहुत मसरूफ रहा। 2002 में मेरा एक सीरियल टेलीकास्ट हुआ, दामन, जो मुस्लिम सोशल था। जी जी जी। उसमें वो उस सीरियल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को बहुत रिपीट कर रहा हूं। अब फिर मैंने काम छोड़ दिया। फिर मुझे लगा ये नहीं करना, अब सीरियल नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। और 2002 से 2024 तक मैंने पूरा फोकस जो है वो थिएटर पे किया। 2005 में मैंने सीरीज शुरू की, आदाब में प्रेमचंद हूं। जी जी जी। और वो आदाब में प्रेमचंद सीरीज चलती रही और आज तक चल रही है अभी भी। और उस सीरीज से एक फायदा ये हुआ कि लोग ये समझते हैं दुनिया में कि प्रेमचंद की सारी कहानियों के राइट्स मेरे पास है। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि मेरे कोई राइट्स नहीं है। मैंने प्रेमचंद की कहानियों को ड्रामे के रूप में ढाला है। और मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं आपसे कि मैंने किसी भी ड्रामे में प्रेमचंद के मैंने अपना नाम नहीं रखा है। हालांकि मैंने एडेप्टेशन किया है। मैंने कहानी को एडेप्ट किया है, कहानी को ड्रामे का रूप दिया है, लेकिन 315 कहानियां प्रेमचंद की जिंदगी में और 315 ड्रामे प्रेमचंद के बाद उन्हीं के नाम पर मंसूब है। बेशक बेशक। मैंने प्रेमचंद के किसी ड्रामे को अपना ड्रामा नहीं कहा, क्योंकि प्रेमचंद ने जो लिख दिया, हम चे पिद्दी से शोरबा हमारी क्या। तो सर वो ड्रामों को यानी वो कहानियों को आप ड्रामे की शक्ल में कैसे पेश करते हैं? जैसे कभी लोकेशन उसमें बहुत सारे चेंज भी होते होंगे ना। ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे याद है, मैंने 1982 में जी मंटो की कहानी हतक, हाँ हाँ, उसको मैंने ड्रामे के फॉर्म में लाया। 82 की बात कर रहा हूं। 82 में 82 में ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि क्या कहानी पे ड्रामा बनेगा। सही बात। आप मेरे उस साल का ध्यान दें। 82 में मैंने शुरू किया और पहला ड्रामा कहानी पर जो ड्रामे के रूप में आया वो था सुगंधी। हाँ, आज तक का मैंने नाम सुगंधी रखा क्योंकि मेन एक्टर का नाम सुगंधी है, मेन कैरेक्टर का नाम। और तब मुझे लगा कि कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर जब 2005 में मैंने प्रेमचंद की 2 कहानियों को ड्रामे के रूप में, बहुत मुश्किल काम है जो आपने क्वेश्चन किया ना, कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, कि वो लोकेशन पे आप गए और वो राइटर तो जब लिख रहा होता है तो उसके सारे एंटीना खुले होते हैं। बिल्कुल। वो प्रवास करता है, कहीं भी चला जा सकता है, कहीं भी चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं, खूब लिखता है। हमने क्या किया, हमने उसको बहुत अच्छे से सीन्स क्रिएट किए, सीन्स बनाए। जब आपने सीन्स बना देते हैं तो वो कंटेंट उसमें आ जाता है जी। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैं प्रेमचंद की लैंग्वेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एज इट इज जो है, उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया तो वो ड्रामा मेरा बन जाएगा, वो आज का बन जाएगा। बिल्कुल। लैंग्वेज अगर वो रहेगी तो जमाना पीरियड वो रहेगा, तभी अपने आप को दोहरा पाएगा वो जी। जमाना। अब उनकी एक कहानी है खूचड़। अच्छा। खूचड़ अब हमारे बोलचाल की भाषा में नहीं है, बट तब था क्या आदमी खूचड़ है यार, ये आदमी खूचड़ है, वो खूचड़ है, हम ऐसा बोलते थे। अब नहीं बोलते क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा में नहीं है। उसमें एक लफ्ज है, हलवा कैसा पकाया। हलवा कैसा पकाया कि कचाइयां आ रही थी। अच्छा। लफ्ज कचाइयां, कच्चेपन के लिए। क्या हम क्या कहते हैं यार, चावल कच्चा है, दाल कच्ची है, रोटी कच्ची है, लेकिन उसके लिए एक लफ्ज है कचाइयां। क्या बात है। तो अगर आप प्रेमचंद के ड्रामे मैं ड्रामे कर रहा हूं, उन ड्रामों के जरिए मैं उस लैंग्वेज को रिवाइव कर रहा हूं बेशक। जो उस दौर में बोली जाती थी। और मेरे एक्टरों को मैं कहता हूं कि जो लफ्ज है आपको वही बोलना होगा। मेरे एक्टर कहते हैं कि सर बहुत डिफिकल्ट है, आसान कर दो। मैं आसान नहीं। क्यों नहीं आसान करता कि अगर मैंने आसान कर दिया तो एक वक्त वो आएगा कि आपकी डिक्शनरी आसान करते करते एक पेज की रह जाएगी। कभी भी लैंग्वेज से आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। डिफिकल्ट वर्ड बोलिए,
ताकि डिक्शनरी की इज्जत कायम रहे। बेशक। हम लोग यही कर रहे हैं। क्या उस जमाने में लोगों को भाषा समझ में नहीं आती थी? आती थी ना। हमने इजी 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 करते करते इतना इजी कर दिया कि अब हमारे अदब की कोई लैंग्वेज नहीं रह गई। और ऐसे ही बेअदब लोग दुनिया में घूम रहे हैं। और क्या। तो सर अभी तक के ड्रामे जो हैं मुंशी प्रेमचंद और उसके अलावा मैंने मंटो पर प्ले किया, मंटो की कहानियों पर ड्रामे किए। बहुत सारे मैंने इस्मत आपा की कहानियों में बहुत सारे ड्रामे किए। मेरा एक शौक और है, मैं तारीखी शख्सियात पे ड्रामा करता हूँ। जी। मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पे ड्रामा किया, आज़ाद का ख्वाब, हिंदुस्तान की आज़ादी। मैंने अभी भी मेरे ख्याल से अभी लास्ट वीक किया हमने। मैंने भगत सिंह की ज़िंदगी पे ड्रामा किया, भगत सिंह की लाइफ पे ड्रामा किया। मैंने स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी पे ड्रामा किया। मैंने लोकमान्य तिलक की ज़िंदगी पे ड्रामा किया। मैंने मंगल पांडे पे ड्रामा किया। और मैं अभी 19 दिसंबर को, जो हिंदुस्तान के लिए ब्लैक डे था, उस दिन हमारे 3 मुजाहिदीन आज़ादी को फांसी पे लटका गया था। उनमें 2 अहम नाम थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और एक अशफाकुल्ला खान थे। तो मैं 19 दिसंबर को उस काले दिवस के मौके पर, क्योंकि वो दिन हमारी तारीख का काला दिन है, बेशक मैं ड्रामा कर रहा हूँ राम अशफाक जी। ये कहाँ पर होगा सर? ये शकुंतलम स्टूडियो यहाँ पर है। जी हाँ। वहाँ पे करूँगा। और इसमें क्या है ना, 2 ही आर्टिस्ट हैं और इतना इंटेंस ड्रामा है। ओके। और दोनों की जो मोहब्बत है, जो यूनिटी है, देश पर मरने का जो जज्बा है, जब आप वो ड्रामा देखेंगे तो आपको लगेंगे कि क्या बात है, काश कि मैं भी उस दौर में पैदा हुआ होता, काश कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल से मिला होता, काश अशफाकुल्ला खान से मेरी मुलाकात हुई होती। आप ये फील करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आने की। तो ये मेरा शौक है। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने हिंदी में मैं एक प्ले करता हूँ, रश्मि रथी। और वो पूरा जो प्ले है वो महाभारत को बेस करता है। और मैंने पूरी महाभारत मंच पे पोएटिक फॉर्म में की है, शायरी की फॉर्म में। अच्छा। कृष्ण भी शायरी बोल रहे हैं, हाँ। अर्जुन भी शायरी बोल रहे हैं, कर्ण भी शायरी बोल रहे हैं। जो क्लाइमेक्स है महाभारत का, जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई भी शायरी में ही हो रही है। क्या बात है सर। इट्स अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। मतलब मुझे अकरम अपने आप को सेम चीज करते करते मैं बोर हो जाता हूँ। यकसानियत से बोर हो जाते हैं। मैं बोर हो जाता हूँ। मैं कुछ नया चाहता हूँ। मैं ड्रामे को, मतलब मुझे लगता है कि यार बहुत हो गया यार, अब कुछ नया करते हैं। और नया सोचता रहता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फुल टाइम काम यही है। मैं 24 आवर्स ड्रामेटिस्ट हूँ, सुबह से लेकर रात तक के। क्या बात। मतलब मैं जब बिस्तर पर जाता हूँ तब भी मैं ड्रामेटिस्ट ही होके जाता हूँ, फिर मॉर्निंग उठता हूँ, फिर ड्रामेटिस्ट हूँ। तो मेरा फुल टाइम जॉब यही है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मेरा फोकस एक ही तरफ है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म भी कर रहा हूँ इन दिनों, अब इसकी शूटिंग परसों खत्म हुई है। विक्रांत फिल्म का नाम है और ड्रग्स पे फिल्म है। अच्छा। बहुत बड़े अच्छे स्केल पे बन रही है फिल्म। स्टार कास्टिंग क्या है सर? वो सब थिएटर के बहुत बने हुए मुझे भी एक्टर्स हैं। लेकिन फिल्म अच्छी बन रही, बड़ी फिल्म बन रही है। हमने मैं बताऊं आपको कि आप स्टार कास्ट से बेहतर आपकी मालेगांव की जो सुपर हीरो है उसमें कौन सी स्टार कास्ट है? कोई भी नहीं। सही। लेकिन सब्जेक्ट, मैं बार बार कहता हूं कि अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो स्टार कास्ट आपका सब्जेक्ट है। आप मुझे बताइए ना, जो फिल्में बन रही हैं वो फिल्में कैसी बन रही, मुझे बताइए ना, उसमें क्या नयापन है। मैं वही अभी पूछने ही वाला था कि आजकल की फिल्मों के बारे में आपकी क्या यूनिकनेस है, बताइए मुझे आप। हम खर्च करते हैं 200 करोड़ रुपए, इतना हम कहां खर्च कर रहे हैं? हम कौन सा कंटेंट परोस रहे हैं? हम तो वही घिसा पीटा कंटेंट, वही घिसा पीटा स्क्रीन प्ले, वही सारी बातें। हम कौन सा गानों में कौन सी जिद्दत पैदा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई जिद्दत नहीं है। क्या साहिर साहब के गाने अच्छे नहीं होते थे? क्या मजनू साहब ने अच्छे गाने नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। क्या वैसे शायर आज नहीं लिख सकते? अब उनके पास इसका जवाब क्या है? अरे यार कोई समझता नहीं है, यार कोई लैंग्वेज समझता। अरे मेरे भाई, आप बिरयानी परोसोगे,
लोग बिरयानी खाएंगे, आप कुछ और परोसो, लोग कुछ और खाएंगे। आप क्या परोस रहे हो? आप क्यों नहीं अच्छा परोसते हो? लोग समझेंगे यार। सही है, सही। जबान, देखिए समाज को बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्रिएटिव लोगों की होती है। आप राइटर हैं, आप शायर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप पेंटर हैं, फाइन आर्ट्स वाले जो हैं वो समाज को बनाते हैं। बेशक। हम जो दिखा रहे हैं लोग वो फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों को कचरा दिखा रहे हैं, लोग कचरा फॉलो कर रहे हैं। मैं आजकल कभी कभी वो मोबाइल देखते देखते वो रील्स देखता हूं, कभी कभी कोई रील्स सामने आती है। जिस किस्म के लोग रील्स बना रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या जबान है उनकी, क्या लैंग्वेज है उनकी, कैसी बातें करते हैं वो लोग? लेकिन उनके जो व्यूज हैं वो मिलियंस में हैं, तो इसका मतलब देखने वाले भी वैसे ही है। आप अगर अच्छी बात करेंगे तो अच्छा देखने वाले भी लोग हैं। बेशक, बेशक। मैंने अभी पूना में एक शो किया था, इश्क जले तो जले ऐसा। हाँ, हाँ। और मैं भी देखा, शकुंतलम में देखा है मैंने हाँ, भी। बहुत अलग तरह का प्ले है वो, बिल्कुल। और बहुत उर्दू प्ले है वो। अब पूना जो है वो महाराष्ट्रियंस बहुत हैं वहाँ पर, तो मुझसे किसी ने कहा कि आप इसकी एड पेपर में दीजिए, तो मैंने पेपर में एड दी और सोशल मीडिया पे जो भी था किया। तो पेपर में एड देखकर तकरीबन 100 से 125 लोग आए। वो सब के सब पेपर पढ़ने वाले लोग थे। अखबार आज भी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। बेशक, बेशक। तो जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। लगता है कि उनकी सोसाइटी अलग है। हम तो दिन भर मोबाइल चलता रहता है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो बहरकैफ ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे समाज में गिरावट आ रही है, हमारी जबान में आ रही है, हमारे लिटरेचर में आ रही है, हमारी शायरी में आ रही है। हम दिन धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं और कभी हमने सोचा नहीं कि क्या हम रिवाइव करें, क्या हम आएं, क्या हम यूटर्न लें। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम जब करते हैं, हम पब्लिक की परवाह नहीं करते। हम ये देखते हैं कि इससे आपकी रूह खुश हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से तो आपको दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपकी तारीफ करे और दुनिया आपकी शादियाने बजाए, कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक। आप अपने लिए काम कीजिए ताकि आप अपनी ज़मीर की अदालत में आप रुस्वा ना हो कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, मैंने गलत काम थोड़ी किया है। तो ये इस पैटर्न पे मैं पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रेमचंद आज मुकम्मल कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी कहानियां मंटो की ड्रामाटाइज की हैं, आपा की, इस्मत आपा की बहुत सारी। और ये सारे जो ड्रामे मैं कह रहा हूँ ये सब रेगुलर प्लेस हैं। मैं बाकायदगी से इन ड्रामों का मंचन साल भर में कितने प्लेज होते होंगे सर आपके यहाँ? कितने होते हैं ये तो मेरे पास कोई इसकी गिनती नहीं, फहरिस्त नहीं है, लिस्ट नहीं है। लेकिन ये कि ऑन एन एवरेज एक महीने में मैं 4 से 5 शोज मुंबई में करता हूँ। ओके। और फिर कभी दिल्ली में करता हूँ, कभी हम पिछले दिनों हम चले गए थे बिहार, वहाँ पे कई शोज हम लोगों ने किए। तो वो एक अलग लिस्ट है। लेकिन बॉम्बे में 4 से 5 शोज मैं करता हूँ। तो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म या सीरियल जो आपने अब तक के जितने भी किया है सर, तो सबसे पसंदीदा फिल्म और सीरियल कौन सी थी? देखिए मैंने एक सीरियल की थी जी के लिए, साथ साथ। साथ साथ वो क्या था कि हम जब शुरू की थी ना तो किसी ने हमको कहा आकर के यार वो हम साथ साथ हैं फिल्म का ट्रायल चल रहा था और 4-5 एक्टर्स रोते हुए बाहर निकले और कहा कि यार ये फिल्म ऐसी बनी है तो हम कभी भी आपस के जो क्लेश है, आपस के जो हमारे डिफरेंसेस हैं, हम आपस में कभी नहीं करेंगे और हम एक होकर रहेंगे। अच्छा। तो हमारे जहन में, हमने पिक्चर देखी नहीं थी, हमारे जहन में ख्याल है कि क्यों नहीं हम भी इस पर कुछ सोचें। वैसे ही कुछ। तो हमने साथ साथ प्लान की और बहुत मतलब मुझे बहुत मेरे दिल को छूने वाली सीरियल थी। हमने तकरीबन उसके 100-125 एपिसोड्स किए थे हम लोगों ने। ओके। तो सर इतनी लंबी जर्नी में 40 साल बोले तो ये मामूली बात नहीं है। मतलब एक चीज़ से जुड़े रहना और इतनी जुनून शिद्दत की हद तक। जब मैं बहुत छोटा था, जब आप मालेगांव आए थे, लेकिन आप में मुझे कुछ ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आ रही है माशाल्लाह। सेहत से लेकर सब कुछ वैसे ही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा हूँ कि मैं उसी मुजीब खान सर से मिल रहा हूँ जो आज से 20-25 साल पहले मिला था। तो सर इतनी लंबी जर्नी में आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि
मैं मुंबई में इन दिनों बहुत परेशान हूँ कोई प्रॉपर वेन्यू के लिए कि जहाँ पर थिएटर रेगुलर हो सके। अच्छा। मेरा ख्वाब है कि अगर कहीं से ऊपर वाला छप्पर फाड़ दे तो मैं एक थिएटर ज़रूर बनाऊं जहाँ पर मुझ जैसे जितने भी लोग परेशान हैं थिएटर के लिए और परफॉर्मेंस करने के लिए और उनके पास जगह नहीं है तो मैं उनको जगह दे सकूं। बॉम्बे में वाकई में बहुत दिक्कत है और इस कदर रेंट है कि वो रेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और उसकी रिकवरी नहीं है। इसलिए बहुत से लोग ये नाटक करना है ये सोचते सोचते ही मर जाते हैं और नहीं कर पाते। तो कम से कम उनके ख्वाबों को मैं पूरा कर सकूं कि भाई आप आइए, ये थिएटर आपके लिए है, जो आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ड्रामा कीजिए। बहुत ये एक मकसद है मेरा। अब पता नहीं ये मकसद कब पूरा होगा। नहीं, इंशाल्लाह होगा सर, ज़रूर। और सर, आज के नौजवान जो हैं, जो हर फील्ड में अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से इस फील्ड में, राइटिंग फील्ड में बोलिए या ड्रामा फील्ड में या सीरियल फिल्मों में ये आना चाहते हैं, तो इनको कामयाब होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उस पर अमल करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नई जनरेशन है जो राइटिंग कर रही है, इनको आप पूछिए कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, किनको पढ़ाया आपने। इनकी मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 5th जमात में था तब से लेकर 12th तक हमको प्रेमचंद कंपलसरी थे। कंपलसरी हमें प्रेमचंद को पढ़ना है, हमें टैगोर को पढ़ना है, हमें साहिर को पढ़ना है, हमें इकबाल को पढ़ना है। वो अब नहीं रहा, अब प्रेमचंद कहीं नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो बच्चे, मैं बताऊं आपको, मैं अच्छा सा छोटा वाकया शेयर करता हूं। मैं प्रेमचंद पे कहानियों पे ड्रामे करता हूं और रेगुलर करता हूं। इन दिनों पिछले 6 महीनों में हमारे नाटकों में बच्चे बहुत आ रहे हैं। अच्छा। मतलब 9 साल 9th के 10th के बच्चे। तो मैंने एक पेरेंट से पूछा कि आप अपने बच्चों को प्रेमचंद दिखा रही हैं हैरी पॉटर के दौर में, ये तो हैरी पॉटर का दौर है। तो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदुस्तानी सभ्यता से और तहजीब से वाकिफ हों, इसलिए प्रेमचंद दिखाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। तो ये एक अच्छा साइन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा साइन है कि लोग जो हैं वो फिर से अपने अदब की तरफ, अपने साहित्य की तरफ लौट रहे हैं। तो मैं नए राइटर से कहूँगा कि राइटिंग आप कर रहे हैं तो थोड़ा अपने राइटर्स को पढ़िए। प्रेमचंद को मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का आर्किटेक्ट कहा गया है। मतलब प्रेमचंद से पहले राइटिंग वो नहीं थी, प्रेमचंद आके राइटिंग का पैटर्न चेंज किया है, बदला है। तो राइटर्स को पढ़िए, और अगर प्रेमचंद आज जिंदा होते तो रोज एक कहानी लिखते, क्योंकि हिंदुस्तान के जो सफ़ात छपते हैं हर सफ़े पर एक कहानी होती है। बेशक। हर सफ़े पर एक कहानी होती है। हमारी नजरें नहीं पहुंचती वहां पर, इसलिए हम कुछ नया सोच नहीं पाते। अरे नया सोचो ना मेरे भाई। आप वही घिसा पिटा, प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो उनके पहले गुलो बुलबुल की कहानियां थी, परियों की कहानियां थी, परियां आसमान से आती, एक देव होता। प्रेमचंद ने कहा नहीं, रिश्तों पर कहानी लिखो, रिश्तों पर, माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, रिश्तों पर कहानी प्रेमचंद ने शुरू की। और इस वजह से हमारा पूरा राइटिंग पैटर्न चेंज हो गया। अब फिर वो दौर आ गया है कि राइटिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। कुछ सोचिए ना, आप अलग सोचिए ना। आप अलग क्यों नहीं सोचते हैं? कब तक उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे जो बरसों से चलता आ रहा है? तो मैं नए लोगों के साथ यही कहूँगा कि भाई आप लोग नया सोचें, पढ़ें। अपने बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है, बुजुर्गों को एक बार पढ़ लें, उनका काम देख लें कैसा काम किया है, और उसके बाद राइटिंग करें। और लफ्ज़ों को, अच्छे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें, घटिया लफ्ज़ों को इस्तेमाल ना करें। और समाज को बनाने का काम करें, समाज को डेवलप करें, समाज को अच्छी ज़बान से रूशनास करवाएं। ये भी हमारा फ़र्ज़ है। बेशक। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और वक्त मिलता था ना तो मेरा प्लान में था कम से कम 1.5 घंटा तो सर को छोड़ना नहीं है, लेकिन आपकी भी मसरूफियत आया, जुमा का दिन भी आ गया, और मेरा भी दूसरा पॉडकास्ट भी है। अच्छा, अभी और कहीं आए? अभी 3 बजे से। अच्छा।
तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और मैं यहाँ पर आया और आपसे बात करके, मैं तो बरसों बाद आपसे मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे आमीन। और आसान ज़िंदगी दे। शुक्रिया।